आवाज है ना? चलिए, हम लोग ये वाला जो वायसराय वाला है इसको कंटिन्यू कर देते हैं, फिर देखेंगे जो भी आगे जो बचा होगा इसमें, कल वाला और पहले वाला। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। चेम्सफोर्ड को च नाम से जैसे ही आता है ना, हमको चंपारण भी च से याद आने लगता है। चंपारण सत्याग्रह। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ। गरम दल और नरम दल जो है दोनों क्या हो गए, एक हो गए। 1907 में कुर्सियां चल गई थी और मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हो गया, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था। वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था। गांधी जी 1915 में आ चुके थे और धीरे धीरे उनका पदार्पण जो है भारतीय राजनीति में हो रहा था। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक, इसी के काल में सैडलर आयोग आया था। ठीक है, सैडलर आयोग 1917 सैडलर आयोग, जिसके रिकमेंडेशन पर पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। पटना यूनिवर्सिटी 1916 से 1920 के बीच में DHU, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, फिर 1920 में AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो 1875 में बना था। MAO आगे चल के वो बन गया था AMU 1920 में। ये लगातार विश्वविद्यालय खुल रहे थे इस समय। तो सैडलर आयोग के अनुशंसा पर पटना यूनिवर्सिटी। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से जाना जाता है। मोंटेग्यू, अच्छा, सुधारों घोषणा को वही है ना, मोंटेग्यू घोषणा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्तुति मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई थी और इसीलिए पहली बार यह परीक्षा भारत में 1922 में इलाहाबाद में कराई गई थी। (1922) में कहां कराई गई थी? इलाहाबाद में। 1922 इलाहाबाद। इंपीरियल सिविल सर्विस, इंपीरियल सिविल, ICS का मतलब इंडियन सिविल सर्विस नहीं, इंपीरियल सिविल सर्विस। हालांकि 1923 से उसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था, इलाहाबाद वाले सेंटर को। इसी के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। ठीक है, जो काला कानून कहते थे। 1918 में वर्ल्ड वार 1 समाप्त हो चुका था। भारतीयों में थोड़ा सा एक सेंस ऑफ रिसेंटमेंट था, अनरेस्ट था, असंतोष कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भी ये कोई छूट हमको नहीं दिए, जबकि गांधी जी के कहने पर हम लोगों ने सेना में भर्ती होकर के और इनके लिए लड़ा। तो एक रिसेंटमेंट था ही, आक्रोश था। क्रांतिकारियों के धर पकड़ करने के लिए रॉलेट एक्ट लेकर के आए कि पुलिस बिना किसी वारंट के आपको घर से उठा सकती है, तलाशी ले सकती है। इसलिए कहा गया कि एक ऐसा कानून है जिसमें न वकील है, न कोई अपील है और न ही कोई दलील है, रॉलेट एक्ट। इसी काल में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग अमृतसर में हत्याकांड हो गया। उधम सिंह 19 साल के बच्चे थे जो इसमें पानी चला रहे थे, पानी पिला रहे थे लोगों को, और उनके सामने उन्होंने देखा सैकड़ों लोगों को मरते हुए। गोलियों से बचने के लिए लोग वहां बीच में जो कुआं था उसमें कूद गए, बच्चों को लेकर महिलाएं कूद गई उसमें। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी अमृतसर में। लोकल डॉक्टर्स थे और दोनों ही राष्ट्रभक्त थे। दोनों को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में नजरबंद कर दिया गया था पकड़ के, और इसीलिए ये जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट हुआ था, शांतिपूर्ण, लेकिन गोलियां चल गई। अंग्रेजों के हिसाब से, अंग्रेजी सरकार के हिसाब से इसमें 379 लोग जो हैं मारे गए थे, जबकि अघोषित जानकारी 1000 से ऊपर लोगों की थी। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का अशोक आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। खिलाफत और गांधी जी का असहयोग, गांधी जी ने इसको एक बढ़िया मौका समझा, क्योंकि 1905 का बंग भंग,
1906 का मुस्लिम लीग और 1909 का मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, ये 3 ऐसे टर्निंग पॉइंट थे जिसके कारण मुसलमान जो थे भारत के, वो अंग्रेजों के ज्यादा करीब आ गए थे। जो कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों से दूर हो रहे थे, वो अंग्रेजों के करीब आने लगे। और जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो तुर्की का सुल्तान अब्दुल हामिद द्वितीय, अब्दुल हामिद सेकेंड जर्मनी के साथ हो गया अंग्रेजों के खिलाफ। तुर्की के सुल्तान को सुन्नी मुसलमान पूरे दुनिया के अपना खलीफा मानते थे। मुसलमान एजिटेटेड हो गए एकदम, क्या है, हम लोग के खलीफा को कोई कुछ नहीं करेगा। तो भाई आप लड़ कह रहे हैं फिर अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेजों ने अंतर ढा दिया तुर्की को, तुर्की के साम्राज्य को। तुर्की जितने देशों को कब्जा कर रखा था उस समय, उसको ऑटोमन साम्राज्य कहते थे। 1453 के बाद से लेके 1918 तक को कब्जा कर रखा था, जब कुस्तुनतुनिया पर कब्जा हुआ था तुर्कों का, तब से। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को तोड़ दिया गया और तुर्की एक छोटा सा देश रह गया। और खलीफा पकड़ा गए अब्दुल हामिद सेकंड। तुर्की पर सेवरे की संधि थोप दी गई। भारत के मुसलमान आग बबूला कि हमारे खलीफा के साथ इज्जत से पेश आओ। अंग्रेज को आप नेचर जानते ही थे। महात्मा गांधी को लगा कि यही अच्छा मौका है, क्योंकि ये 3 जो थे अंग्रेजों के करीब आने के चांसेस थे, और ये चांस मिल गया उनको अंग्रेजों से दूर करने का, महात्मा गांधी जी को। और गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत को किससे मिला दिया, असहयोग से। असहयोग चोरी चोरा के चलते खत्म हुआ, स्थगित हुआ असहयोग। ये इसलिए खत्म हो गया क्योंकि भारत के मुसलमान तो चाह रहे थे अब्दुल हामिद द्वितीय रहे, तुर्की के मुसलमान नहीं चाह रहे थे। यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला यहां दीवाना हुए जा रहे थे। और वहां के मुसलमानों ने, तुर्की के मुसलमानों ने अतातुर्क कमाल पाशा के नेतृत्व में अपने ही खलीफा को उठा करके फेंक दिया। खलीफा भाग गए देश छोड़कर, और इस प्रकार मुसलमानों के अंतिम खलीफा हुए अब्दुल हामिद द्वितीय। सुन्नी मुसलमानों के भागना पड़ा उनको देश छोड़कर। और भगाया किसने, अतातुर्क कमाल पाशा ने। उस समय तुर्की को कहते थे सिक मैन ऑफ यूरोप, यूरोप का मरीज। अतातुर्क कमाल पाशा ने कहा कि हम अपने देश को मजबूत बनाएंगे, और कहा कि हम नहीं मानते हैं सेवरे की संधि, नहीं मानेंगे। और उसने तेजी से तुर्की का आधुनिकीकरण शुरू किया, तुर्की को मजबूत बनाया, और उसने ड्रेस कोड चेंज कर दिया तुर्की का। स्त्रियों को कहा कि सब स्कर्ट, घाघरा, हैट पहनेंगी। लड़के जो है सूट बूट और टाई लगा के अब रहेंगे। अब कोई दूसरा देश में दिख गया तो सोच लेगा। तुरंत खत्म हो गया सब, और तुर्की तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ चला। अभी जो एर्दोगन आए हैं, भारत विरोधी हैं, पाकिस्तान के समर्थक हैं, ये जब से आए हैं तब से इन्होंने फिर से जो है चीजों को उल्टा करना शुरू कर दिया था। कुस्तुनतुनिया के पतन के समय 1453 में, और द डाउनफॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, वहां पर एक सेंट सोफिया का चर्च हुआ करता था, सेंट सोफिया का। उसको तोड़ करके इन लोगों ने मस्जिद बना दिया, सेंट सोफिया की मस्जिद। लेकिन जब अतातुर्क कमाल पाशा आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है कि आप किसी के धर्म स्थल, पूजा स्थल को तोड़ के उस पर मस्जिद बना दे, ये अलाउड भी नहीं है, ये गलत चीज है। और उन्होंने कहा कि इसको वापस से बनाते, लेकिन अब कोई क्रिश्चियन बचा ही नहीं था वहां, सब भाग गए थे। तो इसलिए कहा कि चलो जब क्रिश्चियन है ही नहीं यहां, तो इसको म्यूजियम बना देते हैं, ना चर्च रहेगा ना मॉस्क रहेगा, म्यूजियम रहेगा। एर्दोगन जब से आए हैं, तैयब एर्दोगन, इन्होंने फिर से क्या किया, उस म्यूजियम को मॉस्क बना दिया, और फिर से इन्होंने शरीयत कानून वहां लागू कर दिया है। और नतीजा है, और फिर इन्होंने भारत से दुश्मनी मोल ले ली पाकिस्तान के फेवर में। कश्मीर पर बयान दे दिया भारत के खिलाफ। उसे कुछ समय के बाद वहां भूकंप आया तुर्की में, ठीक है, 50,000 के आसपास लोग मर गए तुर्की में। सबसे पहले एनडीआरएफ पहुंची भारत से,
और जान की बाजी लगा के हजारों सैकड़ों लोगों को बचाया मरने से। कुछ दिन तक तुर्की चुप रहा, अब फिर अभी कश्मीर का राग लापा है। नहीं ठीक है, हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं, फिर अंतर क्या रह जाएगा। ठीक है, तो ये याद रहेगा ना सब कुछ कैसे रहा। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ, तीसरा अफगान युद्ध। ठीक है, हालांकि अफगान कभी इसे हारे उरे नहीं। नेपाल को यह भ्रम रहता है कि वो कभी गुलाम नहीं हुआ। गुलाम वही होता है ना जिससे कुछ पाने की आशा होती है। आई बात समझ में। लूटा किसको जाता है, जिसके पास कुछ होता है। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। इसीलिए अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा किसको लूटा, इंडिया को, क्योंकि यहां पर लुटाने को सबसे ज्यादा था। अक्टूबर 1920 मानवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट कर दिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद ग्रुप का गठन किया। आगे चल के भारत ग्रुप का गठन करते हैं सत्यभक्त 1905 साल के बाद। लॉर्ड रीडिंग, ये तो हो गया एमएन रॉय का। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग 1921-1926 भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे, यहूदी जीव। ही वॉज नॉट क्रिश्चियन, जीव। ही वॉज नॉट क्रिश्चियन, ये भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। ठीक है, अली मुसलियार इसके नेता थे, अली मुसलियार। मोपला केरल में हुआ, मालाबार जिसको माबार भी बोलते हैं, केरल। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 5 फरवरी 1922 को घटित चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के बाद गांधी जी ने अशोक आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया। भारत में 1922 इलाहाबाद में सिविल परीक्षा की शुरुआत हुई। देखो पहले ही लिखवा दिए। ठीक है, अरे भैया उसको वही आईसीएस ही बोलते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा थोड़ी थी, ये आईसीएस ही थी, आईसीएस परीक्षा, इंपीरियल सिविल सर्विस। ये तो आधा ना लिखे हुए सिविल सेवा, इंपीरियल सिविल सर्विस। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर का विश्व भारती, बंगाल, पश्चिम बंगाल में। 1923 ईस्वी में सीआर दास, जो कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, सीआर दास, और मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी और देश के बहुत बड़े वकील, ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को। और इस दल को मध्य प्रांत यानी आज के मध्य प्रदेश और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला था उस समय चुनावों में। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी सरहंद की हत्या कर दी गई। ठीक है, जामा मस्जिद में गए थे भाषण देने के लिए, बुलाया गया था। और ये वही शख्स हैं जिन्होंने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी, स्वामी सदानंद। 1902 गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार। और इनके विपरीत दिशा में ये दयानंद सरस्वती के चेले थे। और दूसरा धड़ा जो चेला था दयानंद सरस्वती का, उसने डीएवी की शुरुआत की, लाला हंसराज। लाला हंसराज 1886 में लाहौर में पहला डीएवी खोले, एक धड़ा जो कहता था कि केवल पूर्वी नहीं पाश्चात्य भी चलेगा, वैदिक के साथ साथ पाश्चात्य भी, लेकिन इसका कहना था कि नहीं केवल वैदिक चलेगा। और डीएवी के अंगेंस्ट में इन लोगों ने क्या खोला, गुरुकुल कांगड़ी। तो महात्मा हंसराज ने खोला डीएवी 1886 में, 1902 में इन्होंने खोला गुरुकुल कांगड़ी। आगे चल के 1925 में जो है इनको गोली मार दिया। ठीक है, इसी समय काकोरिस
घटना भी हुआ था, काकोरी ट्रेन कांड, ठीक है, 1925 में, जो 8 डाउन लखनऊ से सहारनपुर वाली लाइन में 8 डाउन 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, 3 फरवरी 1928 ईस्वी साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। इसमें 7 सदस्य अंग्रेज थे, अध्यक्ष समेत, अध्यक्ष +6 = 7, 7 अंग्रेज थे। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया, लाठियां बरसा दी गई, की मृत्यु हो गई, सैंडर्स की हत्या कर दी। भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, ये सब थे, सैंडर्स को गोली मार दी गई। उस केस में फणींद्रनाथ घोष, भागलपुर के रहने वाले फणींद्रनाथ घोष ने, जो कि पहले क्रांतिकारी थे, वो सरकारी गवाह बन गए और उन्हीं के गवाही पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। फणींद्रनाथ घोष, ही वॉज फ्रॉम भागलपुर, बिहार। और फिर क्रांतिकारियों ने तय किया कि फणींद्रनाथ घोष को बिना मारे छोड़ना नहीं है। फणींद्रनाथ घोष बेतिया में छुपे हुए थे डर के मारे, गवाही देने के बाद। वैशाली के रहने वाले बैकुंठ शुक्ला बेतिया पहुंचे, हलवाई की दुकान पर चाय पी रहे थे फणींद्रनाथ घोष, और बैकुंठ शुक्ला ने उनको वहीं से सीधे सीधे बैकुंठ पहुंचा दिया। कहानी बहुत है। और आगे चल के अंग्रेजी सरकार ने बैकुंठ शुक्ला को पकड़ लिया और गया जेल में उनको फांसी की सजा दी गई। 1934 में गया जेल में बैकुंठ शुक्ला को। ये सब न्यूज सब लुप्त है। हम लोग को और चीजें पढ़ाई जाती हैं, अपने ही क्रांतिकारियों के बारे में हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता है। बैकुंठ शुक्ला की पत्नी अभी 95 वर्ष की उम्र में जो है डेथ की, कोई पूछने वाला नहीं था। ठीक है, कुछ लोगों का नाम। भागलपुर में यदुवंशी परिवार की लड़की जिरिया देवी ने भागलपुर में अकेले 16 सिपाहियों की हत्या कर दी थी गोली मार करके। मंगल पांडे जी ने 2 को मारा, फेमस हो गए। जिरिया देवी ने 16 को अकेले मारा था अपने पति का बदला लेने के लिए। नाम भी आप लोग शायद नहीं सुने होंगे उनका, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ना। इसीलिए कहते हैं कि इतिहास का रीराइटिंग बहुत जरूरी है। तो ठीक से पढ़िएगा तब सारी चीजें समझ में आएंगी। भागलपुर के लोग भी नहीं जानते होंगे उनके बारे में। अकेले मार दी थी गोली, सोच लो, सिपाहियों को, ब्रिटिश सिपाहियों को। और नाम किनका होता है? यही कहा जाता है कि लिखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो किसको हिट बनाते हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। बैकुंठ शुक्ला का पता नहीं आप लोग नाम भी सुने होंगे नहीं सुने होंगे, ठीक है, अपने यहां के क्रांतिकारी। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भारतीय चरमपंथी उग्रपंथी भगत सिंह जी और कौन दूसरे का नाम कौन था? भगत सिंह के साथ सेंट्रल असेंबली में दूसरे कौन थे जिन्होंने बम फेंका था? बम फेंकने में बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। उसमें भी क्या हुआ था कि जब ये लोग 1928 के बाद फिरोज शाह कोटला वाले में जब मीटिंग कर रहे थे तो तय हुआ कि कुछ लोग जाएंगे बम फेंकने के लिए। तो एक ने कहा, नाम हम नहीं लेंगे अभी क्योंकि क्या उन लोगों का नाम में ये करके ये करना, कि हमको पता था कि भगत सिंह जी खुद नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां जो लोग फेंकने जाते थे उनको गिरफ्तारी देनी थी। उसके बाद भगत सिंह जी जिद पकड़ लिए कि अब हम ही जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद मना करते रह गए कि भगत जी आपका जाना सही नहीं है, आपकी जरूरत है, अभी आप लीड कर रहे हैं, हम लोग लीड कर रहे हैं। भगत सिंह जी बोले ना, एक बार स्वाभिमान पर कि कोई अगर मेरे नियत पर अगर उंगली उठा दिया तो जाएंगे। कहा चल बटुकेश्वर अब चलते हैं, हम ही चलते हैं, चलो। इसीलिए बटुकेश्वर दत्त के साथ कौन गए थे? भगत सिंह। और व्यर्थ में पकड़े गए हैं कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका बहुत जरूरी है। और अंग्रेज चूंकि इसमें एक भी व्यक्ति मारा नहीं गया था, इसलिए इस आधार पर फांसी दे नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने
लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले जो हत्या हुई थी सैंडर्स की, लाहौर का जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सैंडर्स था, उसकी हत्या के बदले में जो है केस खोल दिया जबरदस्ती का। और लाहौर षड्यंत्र केस में जब ये लोग जेल में थे, फांसी की सजा मिलने का चांस हो गया था कि मिलेगा ही, तो एक हम लोग के क्रांतिकारी थे भगवती चंद्र बोहरा, आप देखेंगे उनकी पत्नी का नाम था दुर्गा भाभी, रंग दे बसंती में सोहा अली खान ने रोल किया दुर्गा भाभी का। और भगवती चंद्र बोहरा बम बनाए लाहौर में रावी नदी के तट पर कि मार के बम धुआं धुआं कर देंगे और अपना छुड़ा लेंगे सब साथी को। दुर्भाग्य कि वो बम वहीं फट गया और भगवती चंद्र बोहरा उसी में काल कौलित हो गए। ये सारी कहानियां आपको हिस्ट्री बुक में पढ़ने को नहीं मिलेंगी। लाहौर जेल में जतिन दास थे, 13 जो है 1929 को भूख हड़ताल कर दिए और 64वें दिन भारत में सबसे लंबी भूख हड़ताल थी। 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण था भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पूर्ण स्वराज्य कि अब हम लोग पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं लेंगे। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इसीलिए आगे चल के रिपब्लिक डे इसी दिन मनाया गया और इंतजार किया गया। हमारा संविधान तैयार हो गया था 26 नवंबर को ही, लेकिन नेहरू जी ने रुकवा दिया 2 महीना तक कि नहीं, 26 जनवरी को मेमोरेबल डे बनाने के लिए हम लोग उस दिन करेंगे, रिपब्लिक डे मनाएंगे। सोने हो गया आंदोलन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन ने बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया, क्योंकि उसको बात करनी थी गांधी जी से। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भारत से जो महत्वपूर्ण लोग थे उनमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, ये लोग थे जो तीनों सम्मेलन में गए थे। पहले सम्मेलन में कांग्रेस के नहीं जाने से अंग्रेजों को समझ में आ गया कि इसका कोई फायदा फिर नहीं है। अगर कांग्रेस ही नहीं है तो फिर क्या फायदा। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ये 5 मार्च था। हर जगह 5 मार्च लिखा रहा, काहे के लिए 4 मार्च लिखे, वो स्टार मार दिया हीरो बनने के चक्कर में। और साथ ही सोने हो गया आंदोलन को क्या किया गया, स्थगित किया गया। ये 5 मार्च है 1931। नोट, वायसराय भवन वर्तमान राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। इस भवन के निर्माण में 17 साल लगे और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। इस भवन के आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, ठीक है, हर्बर्ट बेकर। लुटियंस के नाम पर ही संसद भवन और उसके आसपास के पूरे इलाके को लुटियंस जोन्स कहा जाता है, लुटियंस जोन। हर्बर्ट बेकर। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936, 1936, इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया। एस.एस. राजपूताना नामक जहाज में बैठ के गए थे। जिस जहाज में ये बैठ के गए थे उसका नाम था एस.एस. राजपूताना। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की सफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सोने हो गया आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन भारतीयों का जोश खत्म हो गया था। एक बार आप किसी आंदोलन का मोमेंटम खत्म कर देते हैं तो फिर वो आंदोलन उठता नहीं है। अंततः मजबूरी में अप्रैल 1934 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समाप्त होने का डेट जो था ये 1930 से शुरू हुआ था और अप्रैल 1934 में समाप्त हो गया था। ये याद रखिए, पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ था। अप्रैल 1934 में, अप्रैल 1934। 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने डिस्प्यूटेड कम्युनल पंचायत की घोषणा की। कम्युनल अवार्ड, ठीक है, कम्युनल अवार्ड।
इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग रिप्रेजेंटेशन देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया कि अब इनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, ये अपना नेता भी चुनेंगे और जनरल इलेक्शन में भी भाग लेंगे। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए, इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और फिर उन्होंने इसे हटाने के लिए अच्छा, ये गजेटियर ऑफ इंडिया से उठाए हुए हैं 4 मार्च, इसीलिए स्टार मार के दे दिया, 5 मार्च ही है गजेटियर ऑफ इंडिया। के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया, ठीक है, दुखी थे और उसे समाप्त कराने के लिए कम्युनल अवार्ड को आमरण उपवास यानी कि हंगर स्ट्राइक अनटू डेथ, ठीक है, आमरण कि अगर बात नहीं मानोगे मर जाएंगे लेकिन उपवास नहीं तोड़ेंगे। अंत में एक समझौता जिसे पूना सुधा कहते हैं किया गया 24 सितंबर 1932 को, जिसमें साधारण वर्गों में से ही सीटों का आरक्षण दलितों के लिए बढ़ा दिया गया। सेंट्रल असेंबली में 18% सीटें रिजर्व कर दी गई और जितने प्रांतीय विधानमंडल थे उनमें सीटों की संख्या रिजर्व करके बढ़ा के 147 या कहीं कहीं 148 लिखा रहता है, बढ़ा दिया गया। 17 नवंबर से 24 नवंबर 1932 तक लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने फिर इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया। गांधी जी ने कहा कि यह तथाकथित अगड़ों द्वारा पिछड़ों का शोषण करने का नहीं भूकंप आया है, यह दंड दिया है ईश्वर ने। हम बाद में सोचते हैं कि क्या उसमें सिर्फ वही मरे होंगे, भूकंप आया हुआ तो खैर वो उनका अपना एक सेंस था, उनका उनकी एक पीड़ा थी, वो इस हिसाब से अपना ठीक भी बोले वो, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है ही कि जातिगत विभेद तो है, लेकिन कष्ट फिर तब हो जाता है जब ये हर लेवल पर दिखता है। आज आप किसी भी जाति में हो, दलित बिरादरी महादलित में शादी नहीं करना चाहेगी, ओबीसी ईबीसी में शादी नहीं करना चाहेगा, वो तो मारिए गोली। ओबीसी अपने में ही अलग अलग जातियों में शादी करना नहीं चाहेंगे, ईबीसी अपने अलग अलग जातियों में शादी करना नहीं चाहेंगे। कहा जाए कि लड़का महादलित कैटेगरी से चलिए ब्याह कर लीजिए, तो जितने बड़े बड़े नाम चिल्लाते हैं 90% 85%, उनको बोलिए कि लड़का महादलित वर्ग से है और आप शादी कर लीजिए, चलिए लड़का योग्य है, लेकिन लड़का सरकारी नौकरी में है और जो दामाद आप खोज रहे हैं उससे अच्छा है। कितने दलित, कितने ईबीसी और कितने ओबीसी तैयार हो जाएंगे अपनी लड़की की शादी वहां करने के लिए। उसके बाद ही आपको किसी ब्राह्मण को गाली देने का अधिकार होना चाहिए, और हां हम ब्राह्मण नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज समझना, और उसके बाद आप किसी को जाति के लिए गरियाइएगा, पहले अपने अंदर के जाति को समाप्त कीजिए। तो बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया, जो कि भारतीय संविधान का 2/3 है। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। प्रांतीय स्वायत्तता, पहली बार प्रांतों को स्वायत्तता दी गई कि आपको कुछ विषय दिया जाएगा। यह दिया गया था 1919 में, तो पढ़ाई नहीं इसमें लूसेंट में। 1919 में दिया गया था प्रांतीय स्वायत्तता, नहीं सॉरी, ये हस्तांतरित आरक्षित जो विषय को कुछ विषयों को आरक्षित रखा था ब्रिटिश गवर्नर ने और कुछ को हस्तांतरित कर दिया था प्रांतों में। तो प्रांतों में कुछ विषयों पर कानून बनाने का छूट उनको मिली थी, लेकिन अभी क्या किए कि केंद्र में दे दिए द्वैत शासन टाइप का कि आप अब कुछ विषय पर कानून बना सकते हैं, लेकिन प्रांतों में पूरी स्वायत्तता दे दी। यानी धीरे धीरे छूट मिलते जा रही थी, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, हल्का सा बस थोड़ा सा बता दे ताकि ध्यान रहे। एक 1919 का एक्ट आया था ना, और फिर आया था 1935 का एक्ट, क्रम से छूट दी गई थी। इसमें प्रांतों में यानी प्रोविंसेज में क्या किया गया कि हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाने का छूट दे दी गई। ट्रांसफर्ड, प्रांतों में हस्तांतरित विषयों पर भारतीय मंत्रियों को कानून बनाने की छूट दी गई। यानी कि प्रांतों में आपको क्या दे दिया गया, द्वैत शासन।
अब गवर्नर करता आरक्षित विषयों पर शासन, अब प्रांतों में हस्तांतरित विषयों पर कौन शासन करते? भारतीय मंत्री। भारतीय मंत्री। ये कब दे दी गई थी छूट? 1919 में। 1935 आते आते प्रांतों को पूरी स्वायत्तता दे दी गई। प्रांतों में स्वायत्तता यानी ऑटोनोमस इनको बना दिया गया, और प्रांतों में हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने की छूट दे दी गई थी 1919 में। जबकि रिजर्व सब्जेक्ट रखा था गवर्नर ने अपने पास, यानी थोड़ी छूट दी और 1935 में पूरी छूट दे दी। बदले में 1935 में क्या किया गया? केंद्र में द्वैध शासन, यानी केंद्र में कुछ विषयों पर, हस्तांतरित विषयों पर भारतीय मंत्री जो है वो शासन कर सकते थे। केंद्र में द्वैध शासन कब? 1935 में। तो यह छूट क्रमशः मिल रही थी। पहले प्रांतों में द्वैध शासन, यानी भारतीयों को भी कुछ विषयों पर शासन करने का मौका दिया गया। 1935 में केंद्र में दे दिया गया, लेकिन प्रांतों में बढ़ा करके पूरी तरह स्वायत्तता, यानी गवर्नर के पावर को कर्व कर दिया गया और भारतीयों को पूरी ताकत दे दी गई प्रांतों में। और 1947 आते आते तो देश ही आजाद हो गया। ये क्लियर रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1935 में हिस्सा लिया। 1935 ईस्वी में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। एसपी सिन्हा, देखो प्रसन्न लिखा हुआ है ना, कई लोग प्रसाद लिख देते हैं, प्रसन्न। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने 1935। लॉर्ड वेलिंगटन कांग्रेस से किस अधिवेशन में हिस्सा लिए थे? 1935 बंबई अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड एसपी सिन्हा। लॉर्ड लिनलिथगो, उन्नीस 1936 से 1943, 1936 टू 1943, इसके समय में पहली बार प्रांतों में इलेक्शन कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा में तो उसको स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ठीक है। हारे कहां कहां थे ये लोग? जहां जहां सरकार नहीं बना पाए थे, ये यहां नहीं बना पाए थे, फजलुल हक बनाए थे। पंजाब में सिकंदर हयात खान और सिंध में अल्लाह रखा खान। अल्लाह रखा खान मुख्यमंत्री बने थे। बाकी 8 जगह इनके प्रधानमंत्री बने थे। उस समय मुख्यमंत्री को क्या कहते थे? प्रधानमंत्री। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम में पूर्ण बहुमत में सहयोग से सरकार बना लिया था। सरकार 8 जगहों पे बनी थी, 6 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिला था। किसी की जरूरत नहीं थी 6 प्रांतों में, 2 में कोalition गवर्नमेंट बना था। ठीक है। मुस्लिम लीग को कहीं भी जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसी के बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो है खौता गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग को जब 11 प्रांतों में से कहीं भी सरकार नहीं बनी तो उनका पारा गर्म हो गया। जहां जहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, बंगाल में फजलुल हक बने, आगे चल करके जो है ये जिन्ना के समर्थक बन गए पाकिस्तान के। पंजाब में सिकंदर हयात खान, सिकंदर हयात खान। सिंध में अल्लाह बख्श थे कि अल्लाह रखा थे, यानी अल्लाह बख्शी थे शायद, जो भी थे, या अल्लाह रखा, जो भी रहे हो, इसी तरह का मिलता जुलता नाम था। और आगे चल के इन तीनों ने भी मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना शुरू किया। यही वो समय था जब मुस्लिम लीग ने पूरी तरह समझ लिया कि अब आर या पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वरना हमको तो बहुमत भी नहीं मिल रहा है। और यही शुरू किया वहां से नौटंकी। और जब 1939 में कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दिया तो इन्होंने, मुस्लिम लीग ने और B.R. अम्बेडकर साहब ने मिलकर मुक्ति दिवस मनाया था, इमेंसिपेशन डे। उसके बाद कांग्रेस उतर गई 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, अब 42 में भारत छोड़ो आंदोलन। उधर मुस्लिम लीग अपना आ गया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस वाला स्टाइल में कि बांटो और जाओ नहीं, नहीं मैंने भारत छोड़ो नहीं, बांटो और तब छोड़ो।
पहले बांटो। और सबसे दुखद स्थिति क्या थी कि एमयू के जो संस्थापक हुए सर सैयद अहमद खां, ये पहले शख्स थे जिन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। दूसरे शख्स थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले मोहम्मद इकबाल, जो मूल रूप से कश्मीर के हिंदू पंडित थे और तेज बहादुर सप्रू के रिश्तेदार थे। नए नए इस्लाम कबूल किया था इन्होंने, और कबूल करते ही इन्होंने कहा, पहले तो लिखे थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन पूरा कविता पढ़िएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो आधा लाइन, अधूरी लाइन है वो। ये इन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था सर सैयद अहमद खान ने कि ये दोनों साथ में रह ही नहीं सकते। फिर इन्होंने क्या कहा कि ये दोनों दो राष्ट्र हैं। फिर रहमत अली चौधरी, ये भी कन्वर्टेड था, ये भी हिंदू था पहले, इसने कहा पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, और जरूरत पड़ी तो सारा हिंदुस्तान, पाकिस्तान। रहमत अली चौधरी ने पाक्स नाम दिया, और मोहम्मद अली जिन्ना सिंध के हिंदू थे, इनके पूर्वज, ये भी कन्वर्टेड थे। और सबसे बड़ा कि सुन्नी नहीं थे, शिया थे, और प्रेम विवाह किया था एक पारसी से, पारसी लड़की से। बेटी थी इनकी, बेटी को प्यार हो गया बॉम्बे डाइंग वाले पारसी लड़के से। बेटी ने कहा अपने पिता से, पापा हमको बॉम्बे डाइंग वाले से प्यार हो गया है। अरे वो तो पारसी है, तुमको इतने करोड़ों मुसलमानों में पारसी मिला था। बेटी बोली, पापा आपको करोड़ों मुसलमान लड़कियों में मेरी पारसी मां मिली थी। खुद करोगे लड़की कुछ भी रहेगी, हम करेंगे तो दिक्कत है। नाराज होकर के चले गए, बेटी रह गई हिंदुस्तान में, अब बाप चले गए पाकिस्तान में। सोच लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू की भी एक ही बेटी रह गई थी, इंदिरा प्रियदर्शनी। इनके भी दामाद हुए पारसी, फिरोज गांधी, जिन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट करके उनका टाइटल लिया, गांधी बने, वरना फिरोज गांधी थे ये, GHANDY, गांधी। इनकी कब्र है इलाहाबाद में, पारसी कब्र, जहां कोई फूल माला चढ़ाने नहीं जाता है, अपने बाबा पे फूल माला चढ़ाने नहीं जाते हैं। सोच लीजिए, बड़ी बड़ी बातें। और फिरोज गांधी भी पारसी थे, जवाहरलाल नेहरू के दामाद भी पारसी थे, और मोहम्मद अली जिन्ना के दामाद भी पारसी थे। किस्मत देखो दोनों की। और दोनों अपने अपने देश के मुखिया बने विभाजन के बाद। तो कहानियां बहुत हैं। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। मतलब कब पूछते थे? कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया। गलत बात है, सभी शासित प्रांतों से इसमें नहीं दिया था। बिहार से इस्तीफा दिया गया था राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। अपने द्वारा शासित सभी प्रांतों, बिहार सरकार ने इस्तीफा दिया था राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मामले में, लिख लीजिएगा। बिहार में श्री कृष्ण की सरकार ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई मामले पर राजनीतिक बंदियों की रिहाई के मुद्दे पर त्यागपत्र दिया था। रिहाई के मुद्दे पर इस्तीफा दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। पूरे प्रांतों में एकमात्र यही अंतर था बिहार में, सब दिए थे वर्ल्ड वार के कारण, और ये दिए थे राजनीतिक कैदियों की रिहाई के विरोध में। बिहार में श्री कृष्ण की सरकार ने राजनीतिक बंदियों की रिहाई के मुद्दे पर त्यागपत्र दिया था।
इसीलिए बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन कहते थे अतुल प्रसाद जी की एनसीईआरटी पढ़िए। अब एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट शुरू करना पड़ेगा आगे। हाँ तो लगता ही है ना, जब मिल जाता है ना जो चीज तो बाद में लगता है। हम बहुत लोगों को देखे हैं जो लोग अभी दरोगा वरोगा हो गए, सार्जेंट हो गए हैं, उन लोग से हम बात करते बोलते हैं कि सर बड़ी दिक्कत है सर, कहाँ फंस गए हम लोग आकर के। आज जब तक नहीं मिली हुई थी नौकरियां तब तक सर कुछ मिल जाए सर। जब तक कोई चीज नहीं मिलती है ना, जब तक कोई चीज काश है वो तभी तक खास है। समझ गया ना? जब तक कोई काश है तभी तक वो खास है। जिस दिन वो चीज मिल गई वो चीज खास नहीं रह जाती है, याद रखिएगा। इसीलिए कुछ लोग किसी को नहीं मिलते हैं, वो काश रह जाते हैं, काश मिल गया होता, और फिर टेसुआ बहाते हैं। ठीक है, चलो 1 मई 1939, इस दौरान 3 जगह 1936 लखनऊ में हुआ, उसके बाद 37, 38 और 39। 37 फैजपुर में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, जलगांव में, महाराष्ट्र, फैजपुर में। 1938 में हरिपुरा, गुजरात में, सूरत के पास। 1939 में त्रिपुरी में, जबलपुर में। फैजपुर, हरिपुरा, त्रिपुरी, पूरा, पूरी। 37, 38, 39। 38 और 39 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। 39 में महात्मा गांधी ने पटाभी सितरमैया को खड़ा कर दिया था, लेकिन हार गए। गांधी जी ने दुखी होकर कहा, पटाभी की हार मेरी हार है और मैं आहत हूं। नतीजतन सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा देकर चल दिए। नहीं तो त्रिपुरी में जो धूम धड़ाके से जो होली मनाई गई थी उस दिन, वो आज भी वहां के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दादा लोग सुनाते थे कि उस दिन होली मनाई गई थी। सुभाष चंद्र बोस जी के जीत की खुशी के सिलसिले में ढोल नगाड़ा निकल गया था। यह बात भी गांधी जी को नागवार गुजरी थी। और उसके बाद वो इतना मतलब ये हो गए आहत कि अंत में सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि भैया अध्यक्ष पद रखिए, हम चलें, दे दीजिए पटाभी को। हालांकि बाकी बचे हुए सद की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और यही कारण था कि जब गांधी जी की हत्या होती है तो उस साल 1948 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पटाभी सितरमैया को दी गई थी। समझ गया? इसीलिए पटाभी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था उस साल, कि ताकि गांधी जी को जो इच्छा थी वो कम से कम पूरा की जा सके। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस वहां से अलग हुए तो उन्होंने कौन सा ब्लॉक बनाया? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई, ऑफिशियल मांग तो पहले से कर रहे थे सब। सिकंदर हयात खान, पंजाब, ये सिंध के मुख्य नहीं, उधर इधर बंगाल हो गया ना, फजलुल हक, और वो कहां थे? अल्लाह रखा, वो सिंध के थे, सिंध का अल्लाह रखा थे। यही पंजाब के थे सिकंदर हयात खान, ये पंजाब के थे, ये बंगाल के थे, ने प्रस्तुत किया। खलीक कुजमा ने उसका समर्थन किया। देख लीजिए अब ये सब कैसे पलटी मार दिए। अभी कुछ समय तो पहले मुस्लिम के साथ भी नहीं थे, लेकिन अब ये समझ गए थे। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया, जिसमें कहा गया कि हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे। कोई नहीं माना, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम मिलकर के ये करे, डिसाइड करे। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव से दोनों में से किसी का फुल डिमांड पूरा हो नहीं रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 को
कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए दिल्ली से जो ट्रेन चलती है राजधानी मुंबई के लिए उसको अगस्त क्रांति नाम दिया गया है, और जो दिल्ली से जो ट्रेन चलती है पटना के लिए उसको संपूर्ण क्रांति, राजेंद्र नगर तक। ठीक है, तो जो ट्रेन दिल्ली से चलती है नई दिल्ली से कहां के लिए, मुंबई के लिए, वो अगस्त क्रांति, और जो ट्रेन नई दिल्ली से राजेंद्र नगर चलती है उसको संपूर्ण क्रांति कहते हैं। उन्नीस सौ 43 में बंगाल में फिर भयानक अकाल पड़ा, ये तो पढ़ते रहता था अंग्रेजों की आदत से। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947, लॉर्ड वेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। गर्मी का टाइम था, देखिए 25 जून। आगे चल के इसी 25 जून 1975 को 30 साल बाद इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया था। आगे चल के एकदम ठीक इसी तारीख को 1975 में इंदिरा जी नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी देश में। इस समय में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तो अबुल कलाम आजाद ने किया था। गांधी जी गए थे साथ में, लेकिन वो जानबूझ करके अबुल कलाम आजाद को आगे कर दिए ताकि मुस्लिम लीग यह ना कह सके कि वो मुस्लिमों के एकमात्र प्रतिनिधि है। क्योंकि जिन्ना ने देखा, सोचा कि गांधी जी आएंगे तो मुंह वाली जिन्ना कहेंगे कि भारत के मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि कौन है, मुस्लिम लीग। तब तक मौलाना अबुल कलाम आजाद हम कौन है, फिर तुम ही सबके ये हो, प्रतिनिधि हो। यानी गांधी जी ने क्या कर दिया, मास्टर स्ट्रोक चल दिया। 1940 में हजारीबाग के पास रामगढ़ है, अब रामगढ़ नया जिला बन गया है, वहां पर मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1940 में, और कहा गया कि अगले 5 साल तक फिर इलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध, सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन कहानी कुछ और थी। कांग्रेस ने जानबूझ करके रणनीति के तहत एक मुसलमान को कांग्रेस का अध्यक्ष बना रहने दिया था, ताकि मुस्लिम लीग बार बार यह न कह सके कि वह मुसलमानों की एकमात्र पैरोकार है। आई बात समझ में? क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि हम लोग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के चलते अधिवेशन नहीं करा पा रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय कैसे हो रहा था अधिवेशन, 1916 में लखनऊ, समझ रहा है ना, और अभी अब अधिवेशन नहीं हो रहा था। सिंपल था कि हम मोहम्मद अली जिन्ना को चिढ़ाते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन है, एक मुसलमान। और यही कारण था कि स्वतंत्रता से पहले सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन रहे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनका जन्म मक्का में हुआ था, भारत में नहीं, और ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। गांधी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, जबकि वो शिमला में थे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम द्वारा शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेंगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रवैया, रुख 14 जुलाई तक बना रहा। अतः वेबल ने 14 जुलाई को बोल दिया कि भैया हम लोग का सम्मेलन हो गया विफल, अब जल्द ही जिन्ना करेंगे डायरेक्ट एक्शन डे, डेड, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन गई, क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में। क्लीमेंट का मतलब ही होता है दयालु, नाम भी था क्लीमेंट। क्लीमेंट का हिंदी में अर्थ क्या होता है, दयालु। तो नामे था इनका दयालु एटली, मैंने क्लीमेंट एटली, दयालु थे भी। और ये किस सरकार के थे, ये 1934 से ही कह रहे थे कि भारत को स्वतंत्र करो। क्लीमेंट एटली कब से कह रहे थे, 1934 से। इसीलिए कंजर्वेटिव पार्टी डरी हुई थी कि अगर लेबर पार्टी सत्ता में आ गई तो ये सब जो है आजादी दे देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था 1945 में। जर्मनी ने बहुत मार मारा था इंग्लैंड को। इस दौरान अमेरिका की मदद से जर्मनी हार तो गया था, इंग्लैंड जीत तो गया था, लेकिन जीत करके भी वो जीता हुआ नहीं था। वो अमेरिका द्वारा दी गई बैसाखी पर टिका हुआ था इंग्लैंड। और अमेरिका ने कहा कि छोड़ उसको, किसको, भारत को, क्योंकि इतना बड़ा बाजार अमेरिका को दिख रहा था। तो तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम कमाओगे, और छोड़वा देंगे तो हमारे लिए भी रास्ता खुल जाएगा। तो जितना
बाकी लोगों ने आजादी नहीं दिलाई, उससे ज्यादा जर्मनी ने ब्रिटेन को मार मार के हमारा काम आसान कर दिया था, सेकेंड वर्ल्ड वार, क्योंकि उसकी कमर टूट गई थी। अब इंग्लैंड इस पोजीशन में नहीं था कि वो भारत को अपने कब्जे में रख पाए, दम में नहीं था। तुम अपना सुधारोगे देखोगे कि हमारा देखोगे। हाँ ठीक है। लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिल गया। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिल गया, जनरल वाला जो, जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं था, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था। मुस्लिम लीग ने भी सभी मुस्लिम सीटें जीत ली, यानी अब मोर्चा तैयार हो गया था। अब यानी दिलों में नफरतें पर्याप्त भर चुकी थी, ठीक है। और इन नेताओं ने अपने तरफ से कोई कमी नहीं। विभाजन नहीं चाहने वालों में महात्मा गांधी थे, विभाजन नहीं चाहने वालों में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, विभाजन नहीं चाहने वालों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये लोग नहीं चाह रहे थे विभाजन किसी भी कीमत पर। राममनोहर लोहिया अपनी किताब में लिखते हैं, आत्मकथा में, राममनोहर लोहिया, कि जब विभाजन पर चर्चा चल रही थी तो गांधी जी विरोध में बोल रहे थे और हम विरोध में बोल रहे थे। राममनोहर लोहिया अपने बुक में अपने लिए लिखते हैं, एक महात्मा गांधी विरोध कर रहे थे, एक हम विरोध कर रहे थे। और वो लिखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद सिगरेट पर सिगरेट धूके जा रहे थे। राममनोहर लोहिया अपने पुस्तक में लिखे हैं कि वो टेंशन दिखा रहे थे कि हमको बहुत तनाव है, लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहे थे। और जब जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दी, जब वो देखा कि लगता है कि अंग्रेजों छोड़ेंगे नहीं बांट करके, तो इन्होंने कर दिया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को, डायरेक्ट एक्शन डे, मारो काटो जितना काट सकते हो। अंत में आजीज आकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, अब आप विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम विभाजन चाहते, निकलो यहां से, जाओ सब। गांधी ने कहा जिनको रहना है वो यहां रह सकते हैं, जिनको जाना है वो जाएं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, गांधी जी आप ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं, या तो विभाजन हो नहीं, और अगर हो सब, और नहीं तो नहीं हो। डॉक्टर BR अंबेडकर, गांधी जी नहीं, जिन्ना, जिसको चलना चलो। हम लोग यहां थे चटगांव से जोगेंद्र नाथ मंडल, दलित नेता थे। जोगेंद्र नाथ मंडल ने कहा कि बचे हुए पाकिस्तान में जो 23% हिंदू थे, उनमें 23% का जो 23% या 17% नहीं, ओवरऑल का, माने उनके 17% लोग दलित थे वहां। कहा नहीं, मैं उनके लिए यहीं रुकूंगा, मैं नहीं जाऊंगा चटगांव छोड़कर, मतलब अपना पूर्वी पाकिस्तान। लोगों ने समझाया कि देखिए चाचा चला जाए। तो चूंकि वो अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के एकमात्र हिंदू सदस्य थे और उनको मिला था कानून मंत्रालय, डॉक्टर BR अंबेडकर से पहले कानून मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। ये कहे नहीं, हम मुस्लिम लीग के साथ रहेंगे, देश बट गया। जोगेंद्र नाथ मंडल की जगह भारत के कानून मंत्री बने डॉक्टर BR अंबेडकर। 2 साल के बाद पता नहीं क्या हुआ, जोगेंद्र चाचा दौड़ते हुए उधर से, हमको रख लीजिए, हम हमारा कहा गई का चाचा क्या हुआ, बाबू वापस। कहा गया जोगेंद्र चाचा तो क्या, तो अब हमको कोई पद नहीं, वो तो BR अंबेडकर साहब, आप ना बैठिए यहीं। गुलामी में 1964 या 65 में उनकी कोलकाता में ही मृत्यु हो गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। यही होता है। उधर रहमत अली चौधरी, जो पाक्स नाम दिया था, पाकिस्तान का नाम, रहमत अली चौधरी पाकिस्तान पहुंचा, जाते हुए वहां से कैम्ब्रिज से आया, एकदम इंग्लैंड से। अरे बाप रे, अब तो हम लोग का पाकिस्तान मिल गया, हम ही तो पाकिस्तान नाम रखे हैं दोस्तों, अब तो हम लोग भी एकदम ये करेंगे वो करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना क्या करेंगे, क्या रखा था पाकिस्तान। इधर लियाकत अली जो वित्त मंत्री थे, लियाकत अली इधर से, चाचा आप बन जाइए राष्ट्रपति, हम बन जाते हैं प्रधानमंत्री। जिन्ना बोले हाँ हाँ मैं बनूंगा, निशाने पाकिस्तान। शिया मुसलमान थे और सुन्नी देश को जन्म दिए थे। और लियाकत अली बने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने मोहम्मद अली जिन्ना। तब तक मोहम्मद अली जिन्ना को हो गया गले का कैंसर। लोगों ने कहा ओह कुछ दिन पहले हुआ रहता, लेकिन पाकिस्तान तो बन गया था।
मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी फातिमा जिन्ना अपने आत्मकथा में लिखती हैं कि ये दुष्ट व्यक्ति लियाकत अली खां मेरे पिता से मिलने आया था, पिता मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना बेड पर थे, गले का कैंसर का लास्ट स्टेज था, और लियाकत अली मुर्गे की टांग तोड़ते हुए धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अच्छा ठीक है। और जिन्ना चुपचाप टुकुर टुकुर आंखों से उनको देख रहे थे। लियाकत अली खां समझ गए थे कि अब पाकिस्तान का सारा शक्ति जो है वो मेरे हाथों में। रहमत अली चौधरी, हम पाकिस्तान नाम हम दिए थे, आप लोग नहीं जानते हम पाकिस्तान नाम। लियाकत इधर इधर क्या कि मोहम्मद अली जिन्ना जा चुके थे, फातिमा रो रही थी, खत्म हो गया था मामला सारा। अब इनकी जितनी प्रॉपर्टी थी सीज कर ली गई रहमत अली चौधरी की। रहमत अली चौधरी जान बचा करके वापस कहां भागे? कैम्ब्रिज, जहां पर वो क्या नाम दिए थे? पाकिस्तान। फ्रस्ट्रेशन में रहमत अली चौधरी मर गए और कैम्ब्रिज में 2 गज जमीन और 2 गज कफन नसीब नहीं हुआ रहमत अली चौधरी को, पाकिस्तान नाम देने वाले का। सोचो इन लोगों का क्या हाल हुआ। अंत में जब ये मर गए, लगा कि डेड बॉडियां कहीं महकने न लगे, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों ने चंदा इकट्ठा करके उस बदनसीब के लिए कफन का इंतजाम किया और 2 गज जमीन में दफना दिया। जा सुपुर्दे खाक हो गए, अपना देश भी नहीं मिला। हम पाकिस्तान नाम दिए। समझ रहा है? नियति ने सबका हिसाब कर रखा था अपने अपने हिसाब से। चलो ये सब कथा कहानी पता है कि नहीं? अब पता चल गया ना? मजा आया? मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बंबई, मद्रास इस समय तो मिलना ही था। संयुक्त प्रांत यानी यूपी, संयुक्त प्रांत मत कॉमा लगा दीजिए, इसमें नहीं दिया लग रहा है। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। इस बार मुस्लिम लीग को कहां बहुमत मिला? बंगाल और सिंध। पंजाब में देखो कांग्रेस, अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। सिकंदर हयात खान को लगा कि अब जिन्ना आगे बढ़ गए हैं, हमारा पोजीशन थोड़ा डाउन हो गया है, तो फिर ये बना लिए सरकार। कैबिनेट में 1946 में भारत आया। इस मिशन के अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक। नेवी के अध्यक्ष थे एवी एलेक्जेंडर और एक सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर पैथिक लॉरेंस एक तरह से वो थे, भारत सचिव टाइप का नहीं होता है, तो हटा दिया था 1935 में पद, लेकिन हेड वही थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि हम जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता दे देंगे। कब? लेकिन सत्ता हम लोग को मिली कब? 15 अगस्त 1900। इसके बाद जो दंगे शुरू हुए कि अंग्रेज जो है 14-15 अगस्त बुरिया से समेट के भाग गए। कहे कि अब जो है यहां रहना मुश्किल है, भाग भाई हुआ जान बचा के। खाली बात समझ में, जिन्ना ने एकदम टेरर फैला दिया। ठीक। और जिन्ना ने कब किया था? 16 अगस्त 1946 को, देखो एकदम 1 साल पहले, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डैडे, डायरेक्ट एक्शन डे। इसका पूरे भारत में मुस्लिम लीग को जवाब कहां मिला? केवल एक प्रांत में, और उसका नाम है बिहार। इतना मारा, पलटवार किया, मुस्लिम लीग थरथरा गया बिहार में। कोलकाता में 16 अगस्त को एक दिन में 10,000 लाशें बिछा दी गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा, एक दिन में। वहां रिटेलिएशन वहां हो, डर के मारे सब सटक गए। यहां जो है बिहार में कार्रवाई शुरू हो गई। महात्मा गांधी 14 अगस्त छोड़ के भागे नोआखली बंगाल में दंगा रुकवाने के लिए।
बोला उन्होंने, वो तुम्हें मारते हैं तो मारने दो, तुम मत मारो। मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट संडे का नारा दिया था और गांधी जी ने कहा अगर वो तुम्हें मारते भी हैं तो उनको मारने दो, तुम मत मारो। बिहारियों ने अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार जो है मतलब लॉर्ड माउंट बेटन, मन बाटन, ठीक है, ही वॉज नॉट माउंट बेटन, ही वॉज मन बाटन, मन को बांट दिया। मार्च 1947 से जून 1948, कहे थे ना कि हम लोग जून 1948 में सतवा सौंप देंगे, लेकिन भागे अगस्ते में, लेकिन रहे कब तक? घोषणा के अनुसार जून 1948 तक। नेहरू जी थे हम लोग के, नेहरू जी अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते थे, गुलाब भी लगा के रखते थे। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना घोषित किया, इसमें भारत विभाजन शामिल था। 3 जून 1947 लॉर्ड माउंट बेटन भी आगे चल के 1975-77 के आसपास, साल हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 70 का दशक था, अपने परिवार के साथ लंदन के पास झील में, इंग्लैंड में किसी जगह पे झील में नौकायन कर रहे थे। ताबड़तोड़ गोलियां चली और लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या हो गई, असैसिनेटेड। समझ लेना, कहानी इतनी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मन बाटन, हम लोग तो यही जानते हैं ना कि फिर लॉर्ड माउंटबेटन लौट गए, लेकिन उनका अंत में हुआ क्या? बड़ा बुरा हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग मेरी क्लास करते रहिएगा तो ये नई नई बातें आप लोगों को पता चलते रहेंगी। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में क्लीमेंट एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। याद रखना, डेटवा पूछता है 4 जुलाई, जिसे 18 जुलाई को स्वीकार कर लिया गया, 2 सप्ताह के बाद, और भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। 14 अगस्त को पाकिस्तान विभाजन विभीषका दिवस के दिन उसका जन्म हुआ, और 15 अगस्त को हम लोगों का। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी हुए, सी राजगोपालचारी। भारत में सिंचाई हो गया, जितने गवर्नर जनरल और वो थे सब क्या हो गए, खत्म। भारत में सिंचाई कल इसके पहले वाला हो गया था ना, कि यहीं से था ना शुरू, कि वो तो हम लोग उसमें गर्मा फसल दिया था, गर्मा यही वाला था ना, इसके पहले यही था ना, यहीं से था ना ये तो। ठीक, भारत में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा जाता है, बृहत, मध्यम और लघु। बृहत में जहां 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि सिंचाई हो रही हो, मध्यम में 2,000 से 10,000 हेक्टेयर, और छोटका में जो है वो 2,000 हेक्टेयर से कम। सिंचाई माने इरिगेशन। भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई जो है वो कुआं और नलकूप यानी ट्यूबवेल, नलकूप का मतलब ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल 55.9%, नहर यानी कैनाल 31%, तालाब पौंड 6.1%। कुआं और नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई भारत में यूपी में होता है, यूपी में। ठीक है, तालाब से सिंचाई सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, त से तालाब, त से तमिलनाडु। अन्य स्रोतों से 6.6, ये सब लघु और ये सब बता दिए हैं, 2,000 हेक्टेयर से कम है। वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित क्षेत्र का 37% बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन तथा 63% छोटी सिंचाई योजनाओं के अधीन है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन में है, वहां के भूमि का 21%, और भारत में कितना है, 20.2%। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के
यानी 1360 लाख हेक्टेयर के लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, मात्र 1/3 पर। पूरे भूमि का 20.2%, लेकिन बोए गए भूमि का 1/3, जो बढ़ ही जाएगा ना, क्योंकि सारा भूमि पर हम लोग थोड़ी बो देते हैं। वर्तमान समय में कुआं और नलकूप, वेल एंड ट्यूबवेल, ट्यूबवेल जो मोटर चला करके हम लोग पानी खींचते हैं उसको ट्यूबवेल कहते हैं, तो दोनों को कुआं ही कहा गया, नीचे से पानी खींच रहे हैं। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। देश में सर्वाधिक नलकूप और पंपसेट तमिलनाडु में, पंपसेट होगा तमिलनाडु में, नलकूप सब यूपी में, ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल सबसे ज्यादा यूपी में है। ये पंपसेट तमिलनाडु में, नहर है वहां, तालाब है ज्यादा। अच्छा, केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब। तालाब का सर्वाधिक सिंचाई कहां होता है? ये तमिलनाडु राज्य में। ये ट्यूबवेल सबसे ज्यादा यूपी में है। आप खुद सोचिए, सबसे ज्यादा डेंसिटी उत्तर प्रदेश में है, तो यूपी बड़ा कि तमिलनाडु? जब सघनता वहां है तो जाहिर सी बात है कि हाँ, हो सकता है कि पंपसेट अलग से हो, ठीक है, लेकिन ट्यूबवेल में सबसे ज्यादा कौन है? यूपी है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? दमन गंगा, ये कहां है? गुजरात के वलसाड जिले में, ठीक है। गुजरात और दादर और नागर हवेली की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, दमन गंगा। हम वलसाड गए हुए हैं। वलसाड जो है वो सूरत को, जैसे दिल्ली से जब जाइएगा तो सूरत को पार करके फिर वलसाड आता है। उसी में एक जगह है वापी, हम वहीं जाते थे वापी, और वहां से जो दमन है वो एकदम 30 किलोमीटर की दूरी पर पास में ही है, वहां से ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए। और ये दादर और नागर हवेली भी वहां, इन दोनों के संयुक्त जो परियोजना है वो क्या है? वलसाड। और दमन भी वहीं पर है, दमन गंगा नदी का भी नाम है, लेकिन दमन भी जो है वहां वो वही है। दमन और दीव वाला दमन वहां है, और दीव जो है वो गुजरात के नीचे वाले हिस्से पर है। ऊपर दमन गंगा नदी महाराष्ट्र और गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर है गिरना परियोजना। पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पंबा नदी पर है, केरल के पंबा नदी पर। टिहरी उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना नदी पर आयोजित है। यहां से सिंचाई, जल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। यह भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसको 1966 में कैदियों ने बनाया था, खोद खोद के। 9 बजे कैदी लोगों को निकाला जाता था और शाम के 4 बजे तक खुदवाया जाता था, दिन भर, ठीक है। मारे की दुनिया की सबसे लंबी नहर खोद दी है सब, ठीक है, सतलज। यहां हरिके बैराज से खींचा गया है, ब्यास नदी का पानी मिलता है सतलज में, वहां से नहर गया है। यही नहर के कारण राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हो गई, इसी कैनाल के कारण। क्योंकि रेगिस्तानी मिट्टी में फास्फोरस बहुत होता है, अगर उसमें केवल पानी डाल दिया जाए ना तो सोना उगले। और जैसे ही इंदिरा गांधी नहर से पानी पहुंचाया गया, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले सोना उगलने लगे, हरित क्रांति का क्षेत्र। जितना सरसों का तेल देखना किचन में जाकर के, उस पर देखना वो कच्ची घानी का तेल में राजस्थान का जिला लिखा होगा, हनुमानगढ़ चाहे झुंझुनू, ये सब वहां। सारण सिंचाई नहर और त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सब कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सबसे ज्यादा है। मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम, लिफ्ट सिंचाई, पानी को ऊपर उठा करके वहां सिंचाई करने का। तेलंगाना में एक जिला है जयशंकर भूपालमल्ली जिला के मेडीगड्डा में विश्व के सबसे बड़े मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम का लोकार्पण तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 21 जून 2019 को किया। इस प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं: कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट में 139 MW अधिकतम क्षमता वाले पंप का उपयोग किया गया। विश्व में अभी तक इतनी क्षमता वाले पंप का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। विश्व के सबसे बड़े टनल रूट 203 मीटर का निर्माण किया गया। इसमें
कालेश्वरम विश्व की एक अकेली ऐसी प्रोजेक्ट है जो प्रतिदिन 2 टीएमसी पानी लिफ्ट कर सकती है, उठा सकती है। 2 टीएमसी। इस प्रोजेक्ट के जरिए 45 लाख एकड़ भूमि और हजारों गांवों के पानी की जरूरत पूरी होगी। पहली बार ऐसा हुआ है जब गोदावरी नदी का पानी कृषि भूमि को पानी की सप्लाई के लिए 92 मीटर की ऊंचाई से फेज में लिफ्ट किया गया है, उठाते चले गए हैं कालेश्वरम परियोजना में, जो कहां तक है 618 मीटर ऊंचाई तक है। पेरीगड्डा एरिया में 92 मीटर की ऊंचाई तथा कोंडा पुछम्मा सागर में सबसे अधिक 618 मीटर की ऊंचाई। ये सब क्या फालतू, यही ना, ये सब पूछेगा भी नहीं, खाली झूठमूठ का मोटाई बढ़ाने के लिए डाल दिया ये सब। सबसे बड़ी लिफ्ट परियोजना जो है कालेश्वरम है और वो तेलंगाना में है, जिसमें गोदावरी के पानी को लिफ्ट किया गया है ऊपर, बस ठीक है, फेज फेज उठा दिया गया है। इस परियोजना से सबसे ज्यादा श्री राम सागर में 200 टीएमसी पानी को उपभोग होगा, सबसे कम आनंदगिरी में फालतू, इसीलिए अतुल प्रसाद मना किए हैं। भारत सरकार ने 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जल संसाधन राज्य मंत्री, संबंध केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ प्रदेशों के राज्य उपराज्यपाल, प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस परिषद का सचिव होता है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, ये सब याद भी नहीं रखना है। भारतीय नागरिकता, यही छूट गया था ना, मौलिक अधिकार के, मौलिक अधिकार तो हो गया था ना। अच्छा, वो तो ऐसे था, मतलब मेन तो हम उसको ऐसे खींच दिए थे, वो तो अब क्रम से था ना। नागरिकता उसके पहले छूटा रह गया था, उसको करा देते हैं नागरिकता को। भारतीय नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 छोटा सा है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पहली बार लाया गया था 1955 में। निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते, 5 प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 3 प्रकार से नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। जन्म से 26 जनवरी 1950 को या उसके 5 साल पहले तक अगर कोई भी भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले इलाका में पैदा हुआ होगा तो स्वतः भारत का नागरिक होगा। अब उसके ऊपर है कि वो यहां रहता है या वो बाहर। अपवाद राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे, जो अंग्रेज थे वो सब निकलिए यहां से, आपके रहने की जरूरत नहीं है। दूसरा है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। आपके भारत के बाहर अन्य देश में कहीं पैदा हो गया, हो भारतीय, 50 जन्म व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। 1992 में केवल पिता ही नहीं माने, अगर केवल माता की भी नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान दे दिया गया। पहले क्या था कि केवल पिता जो है भारतीय होना चाहिए, माता से फर्क। अगर पिता विदेशी हुआ तो बच्चा भी क्या मान लिया जाता था, विदेशी। लेकिन 92 से यह कर दिया गया कि अगर माता भारतीय हो, पिता विदेशी भी हो तो बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि फिर ये एक प्रकार का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, क्योंकि बेटा या बेटी मां का नहीं होता है, क्या खाली बाप का ही होता है, ठीक है, तो इसलिए। तीसरा हुआ देशीयकरण द्वारा नागरिकता। आप विदेशी हैं और आपको मन कर रहा है कि नहीं हम भारत की नागरिकता लेंगे, तो उसके लिए आपको बनना होगा देशी। आपको क्या बनना पड़ेगा, देशी। और वो होगा नेशनलाइजेशन के प्रोसेस है। कैसे, कुछ साल रहो इंडिया में, यहां की एगो भाषा सीखो 22 में से, जो शेड्यूल 8 में है ना 22 भाषाएं, उसमें से एक। अब मान लीजिए कि हम हैं इंग्लैंड के और आई फ्रॉम हियर टू लिव इन इंडिया एंड आई वांट एन इंडियन सिटीजनशिप, तो ऐसी स्थिति में होगा। अब कहा जाएगा आपको कि सुनो भाई, एक आपको सीखना पड़ेगा, तो क्या मैथिली सीख लें, तो हाँ एक कतः जाए छे, कतः जाए छे, तो अगर आप सीख लेते हैं तो फिर आप जो है वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे आप देशी हो गया, विदेशी क्या हो गया, देशी। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको शपथ देना पड़ेगा कि हम भारत के सभी भी राष्ट्रीय तिरंगा, इसका संविधान, देश की एकता और अखंडता, इन सबका हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। हम कभी इसके खिलाफ
हम देशद्रोह भी नहीं करेंगे, वरना टांग दिए जाएंगे। तो देसी 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 ना कर। चौथा हो गया पंजीकरण, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। ये क्या होता है? ये होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, पंजीकरण। क्या हो सकता है भैया? आने निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हो। पहले तो आपको 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद आप देंगे। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी, और भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे जो बड़े हो जाएंगे 18 साल के, और उनके मम्मी पापा उनको लेकर अमेरिका चले गए, बच्चा बड़ा हुआ था नहीं हम वापस इंडिया जाएंगे, तो वैसी स्थिति में उसका रजिस्ट्रेशन के बाद उसको नागरिकता मिल जाएगी। क्योंकि भैया तो बच्चा था ना, तो तुम्हारे मम्मी पापा तुमको लेकर चले गए थे, अब वो बड़ा हुआ था नहीं हम अपने मूल देश में जाएंगे, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो कॉमनवेल्थ देश हैं, जो कि इंग्लैंड के अंतर्गत जो हम लोग थे, ठीक है, जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, देखो ये उतना अच्छा से नहीं समझाया है, आगे बात समझ में। अच्छा से का मतलब क्या होता है? मजा नहीं ना आया इसमें? नहीं आया तो ये मजा देने लायक है भी नहीं। पता नहीं काहे लूसन के पीछे सब पागल रहते हैं, हमको समझ ही नहीं आता है। पहला जो है जन्म से, आप भारत में जन्मे ना, हम सभी लोग क्या हैं? जन्म से भारत के नागरिक। नो क्वेश्चन ओवर अस ऑन अपॉन अस। कोई माइकलाल हम लोग से हमारी नागरिकता ऐसा नहीं छीन सकता है जब तक हम लोग देशद्रोही न रहे। दूसरा क्या था? ब्लड रिलेशन। मम्मी पापा में से कोई एक भारत का नागरिक हो और हम जो है विदेश में पैदा हो गए, तो क्या हो जाएगा? वंश परंपरा के द्वारा हम कहां जन्म से भारत में पैदा हुए हैं। मान लीजिए कि शादी ब्याह हुआ हो, कपल गया हो कहीं घूमने उमने के लिए, जाते समय 2 थे, आते समय 3 हो गए, पासपोर्ट तो 2 ही लोगों का था। तीसरा, अब तो बताना पड़ेगा कि ये कहां पैदा हुआ था लोकल, वहां आपको भारत के एम्बेसी में बताना पड़ेगा कि सर आते समय हम 2 थे, हमें तीसरा आ गया है समय से पहले, अब क्या किया जाए? अब उसको छोड़ के तो आ नहीं सकते हैं, उसको लेके आएंगे। इसलिए वो जो बचवा होगा वो क्या होगा? वंश परंपरा से भारत का नागरिक हो। अब समझ में आ गया? सिंपल बिट्टू। तीसरा हुआ देसी देसी न कर, देशीयकरण। ये कोई भी विदेशी अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको क्या बनना पड़ेगा? देसी। उसको क्या बनना पड़ेगा? ये किसके लिए है? विदेशी के लिए। जैसे मदर टेरेसा, जैसे अदनान सामी। अगर आपको बनना है तो आपको देसी बनना पड़ेगा, यानी यहां की संस्कृति, यहां की भाषा को अपनाना। कोई एक भाषा आपको 22 भाषा में से आना पड़ेगा, ठीक है, रहना पड़ेगा यहां पर। चौथा पंजीकरण। ये कौन लोग हैं भाई? विदेशी को हम देशी से दे रहे हैं। जो भारत के बाहर गलती से पैदा हो गया लेकिन मां बाप भारतीय थे, उनको हमने दे दिया वंश परंपरा से, ब्लड रिलेशन से, और इनको दे दिया जन्म से हम लोग को। ये कौन है? ये वो भारतीय हैं जो भारत की नागरिकता छोड़ के चले गए थे। ये कौन भारतीय हैं? अप्रवासी। हमारी नागरिकता छोड़ के किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिए थे, लेकिन अब मन छटपटाने लगा तो नहीं यार वापस चला जाए। तो वो तो पहले से देशी थे लेकिन वो जाके विदेशी बन गए थे।
अब अगर इनको या भारतीय मूल के लोग जो वेस्ट इंडीज में हैं, समझ रहा है, जो फिजी में है, मॉरिशस में है, जिनके परदादा छदादा सदादा चले गए थे यहां से, जैसे भी गए, अब अगर वो आना चाहते हैं तो उनको क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण। आई बात समझ में? विदेशी कराएगा देसी, लेकिन अपना जो देसी जो विदेशी बन गया था जाके बाहर, उसको वापस से आना होगा तो क्या करना पड़ेगा? पंजीकरण। हम चले गए अमेरिका 5 साल के बाद, और 10 बार हमारा मन किया कि हम वापस आएंगे, नागरिकता वहां के ले लिए थे। अब हमको कैसे मिलेगा? जन्म से नहीं, जन्म वाला मेरा खत्म, क्योंकि हमने नागरिकता त्याग दी थी और हम अमेरिका के नागरिक बन गए। अब हमको नागरिकता चाहिए तो कैसे मिलेगा? पांचवा है भूमि के विस्तार से। मान लीजिए कि हमने 1975 में सिक्किम को अपने में ले लिया, सिक्किम को तो ले लिया, और सिक्किम के लोग, उनको भी लेना पड़ेगा ना। पांचवा प्रकार, जिस देश की भूमि को हम अपने में शामिल करेंगे उस भूमि में रहने वाले लोग अपने आप जो है भारत के नागरिक। पांचवा प्रकार, गोवा, दमन, दीव, पुडुचेरी, सुनाया, सिक्किम, भूमि विस्तार के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। अब समझ में घुसा दिमाग में? अब मजा आया? हाँ, अब मजा आया। इससे समझ में आ रहा था? उससे क्लियर हो गया ना? विदेशी को देशीकरण, नेचुरलाइजेशन, पंजीकरण, जो पहले भारतीय नागरिक था लेकिन नागरिकता छोड़ करके कहां चला गया था, अब उसको वापस से लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। आपके मम्मी पापा आपको लेकर के चले गए विदेश, आप 18 साल से कम उम्र के थे, आप बड़े हुए तो आपको क्या करना पड़ेगा? पंजीकरण। क्लियर हुआ? हम लोग क्या हैं? जन्म से। मम्मी पापा, मान लीजिए कि आपकी शादी हो, मान लो सपोज कि अगले महीने आपकी शादी हो रही हो, एक हम बात कह रहे हैं, और आप घूमने के लिए 8-9 महीने के बाद गए हुए हैं काठमांडू, और वहीं पर पापा बन जाते हैं। बच्चा आपका कहां पैदा हुआ? जन्म से भारत का नागरिक हुआ? नहीं, वंश परंपरा के द्वारा दूसरे नंबर से वो क्या होगा? भारत का नागरिक हुआ। आप समझ में आ गया? इसलिए साल भर कहीं नहीं जाना है उसके बाद। किसका है? हम तो मजाक में बोले हैं बिट्टू। ठीक है, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाए। अब समझ में आ गया? अब कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो गया होगा? क्लियर? ये सब छोटा छोटा एग्जाम्पल होता है, सिर्फ ऐसे समझाने रहने से, इसीलिए ये सब पुस्तक पढ़ने से नहीं होता है, इसीलिए आपको टीचर की जरूरत पड़ती है जो तुरंत आपको समझा देता है, और उसके बाद आप किसी को भी समझा सकते हैं। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 हुआ क्या? 1986 तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े होने लगे। 1971 में बांग्लादेश का जन्म हो गया था। बांग्लादेश कम और कांग्लादेश ज्यादा है, ये समझना इस चीज को। गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, उसकी दुष्टाई का मजाक उड़ा रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, जब अलग होना था तब मजहब के नाम पे अलग हो गए थे लड़ झगड़ के। और किरण, क्या नाम है, आमिर खान कहते हैं कि भारत में बहुत असहिष्णुता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक 23% से घट के 1% रह गया है, अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक 33% घट के 6% रह गया है। अब भारत में अल्पसंख्यक बढ़ गए हैं। सहिष्णुता कहां है? समझ आ गया ना कहां है? अब आप में से किसी भारतीय को कहा जाएगा कि आपको बांग्लादेश जाना है, आप में से कितने लोग तैयार हो गए बांग्लादेश जाने के लिए? अब बांग्लादेश वाले यहां आने के लिए ऐसे देखते रहते हैं कि बीएसएफ वाले कहां गए, और जहां नहीं दिखे भारत में आ गए, हम मजा आ गया, हम तो वाके भालो बाछे। तो वो समझ आया? ये जो जितना संशोधन हुआ है ना, जस्ट ड्यू टू बांग्लादेशी। हुआ क्या? बांग्लादेशियों ने एक चीज पकड़ा कि जो जन्म से भारत में जो जन्म ले लेगा वो कहां का नागरिक हो जाएगा। ये धीरे से आ जाते थे, मियां बीबी दोनों, अभी भी आ जाती थी 8 महीने के टाइम में, और 9वां महीना होते होते यहां पे बाबू को जन्म दे देती थी। अब बाबू जन्म से भारत का नागरिक हो गया,
ठीक है, अब हुआ ये कहां का नागरिक है मेरा बेटा? भारत का। तो हम लोग मम्मी पापा छोड़ के बांग्लादेश कैसे जाएंगे? अब भारत सरकार, हाँ तेरी के, ये तो जन्म से भारत का नागरिक हो गया, अब क्या किया जाए? अगर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे कह जन्म से भारत का नागरिक है। 86 में राजीव गांधी ने कहा बेटा ये जन्म से नागरिक वाला कॉन्सेप्ट अच्छी बात नहीं है। कहा गया कि पापा इन दोनों में से कोई एक जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी आपको जन्म से भारत का नागरिक माना। 86 में राजीव गांधी की सरकार यह नियम लेकर के आई कि मम्मी पापा में से कोई एक कहां का नागरिक होना चाहिए? भारत का, तभी उनके बचवा को जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा। अब बांग्लादेशी तो बहुत गड़बड़ कर दिया, अब तो मम्मी पापा में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। अब पहले तो दोनों आते थे, अब खाली एगो आता था। आके आमी तो आके भालो बाछो तो आर की नेम, हमें राजू बंटी बबलू, ब्याह हो गया, ठीक है 6 महीना 7 महीना मतलब ब्याह हो गया, फिर बाबू आ गया। अब अरे पापा बांग्लादेशी, मम्मी भारतीय बंगाली, पश्चिम बंगाल। अब फिर भारतीय संसद, ये तो टेंशन दे दिया हो, ये तो मम्मी पापा में से कोई एक होना चाहिए था, तो इतना नियम पूरा कर दिया, मम्मी इज इंडियन। हाथ तेरी के 1986 ये पूरा दिया हुआ है ना, ये कसम से यही है। उसके बाद भारतीय संसद का सुधरने वाला नहीं है क्या? तब जो है फिर कांग्रेस सरकार, अब देखना भाजपा की सरकार कहीं नहीं है, उसमें राजीव गांधी की सरकार थी, अब नरसिम्हा राव की सरकार थी। ये लोग कहें ए भाई तो कहा अब एक को नहीं दोनों होना चाहिए भारत का नागरिक। अब दोनों क्या होने चाहिए? अब बांग्लादेशी, मम्मी पापा दोनों, तो रजिया चलो तुम ही चलो अब की बार। अब अंदर दोनों आ गए, फिर आ करके आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। अब वो टका 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 टक टका, अब वो टका देना मतलब मुद्रा देना शुरू। आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड, अब मम्मी पापा दोनों भारत के नागरिक। ये और खतरनाक हो गया करप्शन। 2001 में बांग्लादेशियों का सेंसस हुआ, जनगणना, 3 करोड़ बांग्लादेशी मिसिंग थे। कितने बांग्लादेशी मिसिंग थे? 3 करोड़। बांग्लादेश के एक तरफ म्यांमार है, वो सब है मंगोलायड, और अगर वो देख लेंगे, और वहां पे क्या है, सैनिक शासन। अगर बांग्लादेशी दिखे उनको तो घुंघराला बाल, पतला दुबला, काला काला, वो बांग्लादेशी। उनके नीचे है बंगाल की खाड़ी, 100 मीटर अगर बढ़े उसमें आगे आगे तो सब ठप ठप ठप। तो बचा क्या? असम और पश्चिम बंगाल। असम में एकाएक आबादी बढ़कर के 35% पहुंच गई, और पश्चिम बंगाल में एकाएक जनसंख्या बढ़कर 29% पहुंच गई। ये सब तो 14 अगस्त 1947 को कहे थे कि हम लोग यहां ना रोबे, तो फिर तू कोने आगे वापस सब आ रहा है। जब तुमको रहना नहीं था यहां तो तुम बंटवारा कराए थे, अब तुम क्यों आना चाहते हो? यहां तो असहिष्णुता है, यहां तो आमिर खान को डर लगता है। अब समझिएगा, इसलिए भारत सरकार क्या लेकर के आ गई 2019 में? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA, कि हम सबके आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को जांचेंगे। एकाएक पश्चिम बंगाल में राजस्व गांवों की संख्या हजारों में बढ़ गई। जो राजस्व गांव पहले नहीं थे वो एकाएक पश्चिम बंगाल में कहां से आ गए? आ रही समझ में बात? नए नए गांव आ गए पश्चिम बंगाल में। इसका मतलब हो गया कि कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट। आखिर वो 3 करोड़ बांग्लादेशी गए कहां? अरे समझ में बात? आपको लगता है कि वो भारतीय हैं और भारत के लिए सोचेंगे? और लोगों ने क्या कहा,
तुष्टिकरण के नाम पर कि क्या हो गया, आ गए तो क्या हो गया, बाद में पता चलेगा। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। उस समय 1986 में जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भारत में कम से कम कितना साल रहना पड़ेगा, 5 साल। पहले अवधि कितनी थी, 6 माह। देशी कानून द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम कितने साल तक भारत में रहा हो, 10 साल तक। पहले अवधि केवल 5 साल थी। यानी राजीव गांधी की सरकार ने नियमों को कड़ा करना शुरू किया क्योंकि वो अब उस चीज को झेलने लगे थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1946 जम्मू कश्मीर और असम सहित सभी भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा, जानबूझ के किया गया। ठीक है, अभी बाकी चीजें नहीं बताया, जो हम आपको बता दिए ना आगे का। ये आगे हुआ 1992 में, जब मां को भी कहा गया कि उसका मां का होना भी जो है आपको उसकी औलाद को भारत का नागरिक बना देगा। 2003 में नियम लाया गया कि माता पिता दोनों अब होने चाहिए भारतीय, और 2019 में आ गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA, जिसके लिए शाहीन बाग में लोग धरना प्रदर्शन किए थे। ठीक है, कि नहीं कहे कि कागज दिखाओ। अरे भैया, यहां के मुसलमानों को कागज नहीं दिखाना है, ये कागज उनमें से किसी को भी दिखाना है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान बांग्लादेश से आया हुआ। इसको याद रखिएगा, अगर वो गलत तरीके से भारत में आया है तो। वरना हमने तो अदनान सामी को भी नागरिकता दी है जो पाकिस्तानी है, समझ रहा है, जो थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। उस समय इतना मोटे थे कि लिफ्ट टूट जाते, लेकिन बाद में दुबले हो गए वो, तो थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, अदनान सामी। और वहीं हमने लज्जा की लेखिका तस्लीमा नसरीन को आज तक नागरिकता नहीं दी है। क्यों नहीं दी है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। भारतीय नागरिकता का अंत, भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। आप अपने मन से नागरिकता छोड़ दीजिए, जैसे हमारा मन कर गया हम नहीं रहेंगे भारत के नागरिक, जाओ, हमारा आधार कार्ड ले लिया जाएगा, वोटर आईडी कार्ड ले लिया जाएगा, हम ट्रेन का टिकट लेने जाएंगे, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, कुछ नहीं, क्या भारत नागरिक नहीं है। हम होटल में रूम लेने जाएंगे, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी, होटल में रूम नहीं। बैंक से लोन लेने जाएंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, नहीं। चलिए, यानी आप नागरिकता छोड़ेंगे, आप भारत में रहने लायक नहीं रह जाएंगे। आज जिस दिन कहीं पुलिस ने मांग दिया आपकी पहचान क्या है, आप गए, सीधे पकड़ के डालेगा बेऊर में, पटना। तो कितने लोग आप में से नागरिकता छोड़ना चाहेंगे अपने मन से? दूसरा, जैसे ही आप किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त। अब वापस बनने के लिए आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। तीसरा, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, कब छीनेगी सरकार, जब आप देशद्रोही, दिवालिया नहीं, देशद्रोह, अगर आप दुश्मन देश के साथ मिल गए हैं, चाहे आप कोई हो, आपकी नागरिकता, इसका धर्म से मजहब से कोई मतलब नहीं, याद रखना, जाति से, अगर आप देश के साथ गद्दारी किए, आप कोई हो, आपको टांग दिया जाएगा। और अगर युद्ध चल रहा हो दुश्मन देश से और आप दुश्मन देश के साथ मिल गए, उस समय आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, और आप दुश्मन देश में भाग गए हैं तो आपको पहले बुलाया जाएगा। इसीलिए दाऊद इब्राहिम की नागरिकता आज तक छीनी नहीं गई है, क्योंकि छीन ली जाती तो कहते कि हम भारत के नागरिक थोड़ी है जो हम आएंगे तुम्हारे पास। इसीलिए नागरिकता नहीं छीनी जाती है कि पहले आइएगा आप, हम आपकी सेवा करेंगे और उसके बाद आपकी नागरिकता छीनेंगे हम। ये तीनों याद रहेगा। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह सब अब छीन लिया गया है क्योंकि आर्टिकल 370 क्या हो चुका है, एब्रोगेट। इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। ये लूसेंट वालों को चाहिए था कि इसको सुधार दे, लेकिन इसको तो है कि बिकना है तो क्या सुधारे। ये तो हम लोग कल किए थे ना इसको थोड़ा सा। अच्छा, इसमें आगे वाला रह गया था, इसको क्या करें, इसको कल, है ना, ठीक, क्योंकि हाँ ज्यादा टाइम हो जाएगा फिर। क्या उसमें ना, तो हम तो बता दिए ना आपको, नहीं तो उतना ही है, ज्यादा नहीं है। जो हम आपको बाकी चीज बताए ना आगे का, ये सब
हाँ, बस उसमें अपना जोड़ देना आगे का ये सब, ठीक। बाकी अपना आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वो तो हम पॉलिटी में आपको इसे पढ़ा देते हैं। ये सब हम लोग कल कर लेंगे इसको आगे वाला।